ईरान ने एक बार फिर दुनिया को चौंका दिया है, लेकिन इस बार मैदान गाजा या दमिश्क नहीं, बल्कि 10,000 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया था। 13 दिनों के भीतर जो घटनाएं घटी, उन्होंने इसराइल और उसके सबसे बड़े सहयोगी अमेरिका दोनों को रणनीतिक मोर्चे पर झटका दे दिया। ये 13 दिन थे युद्ध काल के। लेकिन उसके बाद अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने पूरी दुनिया को हैरान करते हुए यह ऐलान किया कि सिडनी और मेलबर्न में यहूदी समुदाय को निशाना बनाने वाले 2 हमलों के पीछे ईरानी निर्देश थे। एएसआईओ की खुफिया रिपोर्ट के आधार पर ऑस्ट्रेलिया ने तेहरान स्थित अपने दूतावास को बंद कर दिया, ईरान के राजदूत और 3 शीर्ष राजनयिकों को देश से बाहर तक निकाल दिया और साफ शब्दों में कहा, ये असाधारण खतरनाक आक्रामकता है। अब सोचने वाली बात, ईरान जो कभी सिर्फ क्षेत्रीय ताकत माना जाता था, अब उसकी पहुंच ऑस्ट्रेलिया तक हो चुकी है। ये अपने आप में बेहद हैरान करने वाला विषय है। दुनिया के सबसे सुरक्षित समझे जाने वाले देशों में जब ईरान अपने रणनीतिक इरादे चला सकता है, तो सवाल ये उठता है, क्या इसराइल और अमेरिका उसकी बढ़ती ताकत को रोक पाने में असमर्थ हैं? इस सवाल का जवाब शायद खुद बीते 13 दिनों वाले युद्ध की घटनाएं दे रही हैं। जो इसराइल अब तक खुद को मिडिल ईस्ट की सैन्य सुपर पावर मानता था, वो अब ईरान से सीमाओं के पार भी मात खाने लगा। गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती और अब ऑस्ट्रेलिया में यहूदी लक्ष्यों पर हमले। यह एक सुसंगठित और बहुस्तरीय रणनीति लगती है। दूसरी ओर अमेरिका की हालत भी अलग नहीं। 13 दिनों तक चले उस युद्ध को ना अमेरिका भुला सकता है और ना ही इसराइल। ईरान के 13 दिनों वाली कार्रवाई पे न अमेरिका की तरफ से कोई बड़ा सैन्य जवाब आया, न कोई रणनीतिक मोर्चाबंदी। ऑस्ट्रेलिया जैसे करीबी सहयोगी ने खुद ईरान से रिश्ते तोड़ लिए, लेकिन वॉशिंगटन फिलहाल सिर्फ डीपली कंसर्न कहकर रह गया। इसी बीच ईरान का आत्मविश्वास आसमान छूने लगा। तेहरान में रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने साफ कर दिया, हम जहां चाहें वहां पहुंच सकते हैं और जब चाहें तब वार कर सकते हैं। यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक नई विश्व रणनीति की शुरुआत है, जहां क्षेत्रीय शक्ति होने के बावजूद ईरान अब वैश्विक ताकतों की नींव हिला रहा है। 13 दिनों के युद्ध के भीतर ईरान ने इसराइल और उसके सहयोगी अमेरिका तक को अपनी शक्ति से सीज फायर के टेबल पर लेकर आ गया। इधर ऑस्ट्रेलिया में हमले, डिप्लोमेट्स की निकासी, दूतावास बंद और अब ईरानी गार्ड को आतंकी घोषित करने की तैयारी। ये सारी घटनाएं इशारा करती हैं कि ईरान ने इस दौर में कूटनीतिक और मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल कर ली है और इसराइल, उसका सुरक्षा कवच अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहा। खतरे अब दूर दराज देशों तक फैल चुके हैं, जहां शायद उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि अगला वार कहां से आएगा। अल्बनीज ने अगस्त महीने में ऐलान किया था कि ऑस्ट्रेलिया फिलिस्तीन को देश के तौर पर मान्यता देगा। ऐसा सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में होगा। ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा पहले ही इस दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के इस फैसले पर इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आपत्ति जताई थी। इसराइल ने कहा था कि फिलिस्तीनियों को मान्यता देना आतंकवाद को सम्मानित करने जैसा है। और इस बीच अब ये कांड देखना दिलचस्प होगा, ईरान किस तरीके से अपने आप को इन तमाम विवादों के बीच एक बार फिर से खड़ा करता है। मिडिल ईस्ट में ईरान फिर एक्टिव हो गया है। जिस तरह के हथियार यमन के अंसारुल्लाह इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं और वो इसराइली और अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम को मात देते हुए इसराइल में गिर रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि ईरान इस जंग में अंसारुल्लाह के पीछे खुलकर खड़ा हो गया है। मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि इसराइल पर बरस रही यमन की क्लस्टर मिसाइलें ईरान की ही देन है। जानकार मानते हैं कि ईरान की पॉलिसी यही है कि अगर कहीं से भी इसराइल को रोका नहीं गया तो गजा खाली हो जाएगा, वो गजा पर कब्जा कर लेगा। ईरान ये किसी भी सूरत में होने नहीं देगा। कहा तो ये भी जा रहा है कि ईरानी इंजीनियर इस वक्त यमन की राजधानी सना में हैं और जिस ताकत के हमले अंसारुल्लाह इस वक्त इसराइल के खिलाफ अंजाम दे रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं ईरान का सपोर्ट है। यानी ईरान इसराइल जंग जारी है, बस उसका महाज या मोर्चा बदल गया है और अब इसराइल और यमन में खुली जंग छिड़ गई है।
जंग बढ़ने जा रही है। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट शौकत भारती कहते हैं कि अमेरिका का इराक से अपना ऐनुल असद एयरबेस खाली करना बता रहा है कि अमेरिका अब ईरान के हाथों अपने सैनिकों के नुकसान को उठाने की स्थिति में नहीं है। अमेरिकी फौजें इराक के अहम एयरबेस से वापस जाने लगी हैं। अमेरिका रातों रात इराक का अपना ये अहम एयरबेस छोड़कर निकल रहा है। ऐसे में ये ईरान का सबसे करीबी टारगेट भी है और अमेरिका वहां से निकलना ही मुनासिब समझ रहा है। कई दिनों से गजा में इस्राएली आक्रामकता के खिलाफ हमलावर यमन के हूती फाइटर इस बार आर पार की जंग में उतर गए हैं। इस्राएल की राजधानी पर क्लस्टर मिसाइल जो एक साथ कई टारगेट कवर करती हैं मारना इस जंग का आगाज है। इसके बाद बौखलाए इस्राएल ने यमन की राजधानी सना पर भारी भरकम हमले किए, लेकिन हूतियों का हौसला पस्त नहीं कर पाया है इस्राएल। यमन की अंसारुल्लाह मिलिट्री का कहना है कि हम जांच कर रहे हैं कि इस्राएल के हमलों में किस हद तक अमेरिका साथ है। अगर इन हमलों में अमेरिका की शमूलियत पाई जाती है तो हूती फाइटर अमेरिका के साथ रेड सी पर जारी सीज फायर तोड़ देंगे। इन हालात में ये जंग और बढ़ना तय है। जिस तरह से इस्राएल ने सना में प्रेसिडेंट हाउस पर अटैक किया और अंसारुल्लाह लीडर्स की टारगेट किलिंग की फिराक में है, उससे ये दिखने लगा है कि गजा खाली करने में जो भी आड़े आएगा वो उस पर आक्रामक हो जाएगा। खबर है कि ईरान के सुप्रीम लीडर इमाम खामनेई ने एक बार फिर मुस्लिम अरब मुल्कों को कहा है कि वो इस्राएल के लिए अपनी सप्लाई लाइन बंद कर दें, लेकिन अरब मुल्कों की सऊदी में अलग ही बैठकें चल रही हैं। इनमें क्या चर्चा हो रही है और इन मीटिंग का रिजल्ट क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन जिस तरह से इस्राएल आक्रामक हो रहा है गजा पर, उससे तो यही लगता है कि अब उसके गजा खाली कराने को लेकर या तो अरब मुल्कों के अंदर खाने सहमति है या फिर कोई डील हो चुकी है। लेकिन यमन के अंसारुल्लाह और ईरान ऐसा कतई नहीं होने देंगे। मुमकिन है कि हिजबुल्लाह भी लेबनान से इस्राएल पर अटैक कर दे और इस तरह से ये जंग फिर से पूरी तरह से भड़क जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। यमन के हूती लड़ाके पिछले 22 महीने से लगातार इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहे हैं और साथ ही लाल सागर में इजराइल के जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं। अभी हाल ही में हूती विद्रोहियों ने इजराइल के खिलाफ एक खतरनाक मिसाइल बम का इस्तेमाल किया। जी हां, बताया जा रहा है कि शुक्रवार को हूती विद्रोहियों ने क्लस्टर मिसाइल बम से इजराइल पर हमला किया। इस हमले से इजराइल इस कदर बौखलाया कि उसने यमन की राजधानी सना में हूती विद्रोहियों के कई ठिकानों को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इस हमले में बताया जा रहा है कि यमन में काफ़ी नुकसान हुआ है।